नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज भले ही प्रयागराज के बचे कुचे कुंबे के लिए कोई ठिकाना ना बचा, लेकिन उमेश पाल की हत्या तक अतीत की दहशत अनगिनत दहलीजों तक दस्तक देती है। जी हाँ, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर एक तरफ जहां माफिया से साठ गांठ कर कमजोरों की जमीनों पर कब्जा कर अटकलियां तैयार करने में जुटे रहते थे, तो कुछ सफेद पोश माफियों को सह देने की भागीदारी रखते हैं। अब जबकि अतीत हो चुकी है, अतीत की कहीं ना कहीं मौत हो चुकी है, तो उसके दर्दनाक कारनामों पर लोग खुलकर बात करने लगे हैं। हर उस घटना पर बात होने लगी है जिसे लेकर जुबान दबी है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद भी उसके नाम की बदनामी कुछ लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। अतीक अहमद के नाम से प्रयागराज के करेली का एक शख्स इतना परेशान हो चुका था कि पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में कहने लगा कि साहब, मेरा नाम अतीक अहमद है, तो मैं क्या करूं। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में उसने दुहाई दी तो उसकी रिहाई मंजूर हो गई। करेली पुलिस ने अपने क्षेत्र में रहने वाले अतीक अहमद के नाम से आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट तैयार की। पुलिस उसके अवैध रूप से कमाई करने का आरोप लगाकर उसकी संपत्तियों को कुर्क करना चाहती थी। हालांकि प्रयागराज में कमिश्नरेट लागू होने के कारण इसकी सुनवाई पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में हुई। आपको बताते हैं और आपको जानकारी दे दें कि पेशी के दौरान आरोपी ने पुलिस कमिश्नर रवित शर्मा की कोर्ट में अतीक अहमद दुहाई देने लगा। बोला कि उसका कसूर केवल इतना है कि उसका नाम अतीक है, वह अतीक अहमद की तरह नहीं है, अतीक अहमद की तरह माफिया नहीं है और ना ही किसी को मारने की कोई भी ऐसी शंका रखता है। अतीक अहमद के नाम के कारण उसका शोषण किया जा रहा था। अतीक अहमद नाम होने में उसका क्या कसूर था, ये अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये कहानी आपको क्यों बता रहे हैं। आज की जो पूरी कथा है ये कहीं ना कहीं अतीक अहमद से जुड़ी है और उनके नाम से जो दुर्भाग्य कहीं ना कहीं लोगों को झेलना पड़ रहा है, माफिया अतीक से जुड़े कई अपराध जो है वो अब सामने आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट की कोर्ट में उसकी दलीलें सुनाई जाने लगी हैं और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं बरी कर दिया जा रहा है तमाम उन लोगों को। नवाबगंज के रहने वाले अतीक अहमद के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही चल रही थी। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में नवाबगंज के अतीक अहमद ने भी खुद को सामान्य आदमी बताया था। माफी मांगने पर पुलिस कमिश्नर ने उसका गुंडा एक्ट के नोटिस की कार्यवाही नहीं की। हालांकि सजा के तौर पर उसे हर महीने नवाबगंज थाने में जाकर हाजिरी लगाने का फरमान सुनाया जाने लगा। इसके लिए वह राजी हो गया। कोरोना के संक्रमण काल से उबरने के बाद दिसंबर माह में अतीक का बेटा अली गैंग की लोगों के साथ प्रॉपर्टी डीलर जिशान के घर पहुंचता है। असल हो से बता दें तो बदमाशों से घिरने के बाद जिशान की एक तरह से उसको हिरासत में लेने के तमाम प्रयास करे जाते हैं, लेकिन अली साबरमती जेल में बंद अपने अब्बा से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जिशान की बात करने की कोशिश करता है। अतीक उधर से दो टूक आदेश देता है कि अली को 5 करोड़ रुपए दे दो। कभी अतीक का करीबी रहा जिशान उस दिन तो इनकार नहीं करता, लेकिन बाद में हिम्मतकार समझदारी को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अतीक के खिलाफ पहले भी हत्या से लेकर कब्जे, रंगदारी सहित कई केस दर्ज कराए जा चुके थे, लेकिन अब की नाफरमानी अपने ही करीबियों से मिली थी और साथ ही बगावत भी की थी। इससे पहले करीबी बिल्डर मोहित जायसवाल और प्रॉपर्टी डीलर जैद भी अपहरण और धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। तब अतीक इस कदर सिस्टम पर हावी हुआ कि उसे अपने खिलाफ आने वाली खबरों और दर्ज किए जाने वाली FIR उसकी जरायम के फलक पर जड़े जाने वाले सितारे सरीखे लगते हैं। यह अतीक गैंग की तरफ से खुलेआम की जाने वाली घटनाओं की बानगी ही थी, जो बताती है कि माफिया भले ही बरेली और बाद में 1300 किलोमीटर दूर गुजरात की जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क प्रयागराज सहित समूचे प्रदेश में जस का तस सक्रिय था। अब जिक्र उस सैयद परिवार का भी हो रहा है जो मुंबई में कारोबार करता था और उसने करेला में एक जमीन ली। तब के सांसद अतीक ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की उस जमीन की जो पावर थी, यानी वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, उसको जबरिया महज 5 लाख अपने करीबी के नाम कराई थी। 2015 में बेनीगंज के शुक्ला परिवार की सुलेम सराय की जमीन को अतीक के गुर्गे अपने नाम कराने के लिए उसके घर चढ़ाई करवाई थी। मारा पीटी हुई, दहशत हुई, लेकिन दहशत जमाने के लिए गोलियां चलाई और बमबाजी भी की। पीड़ित पक्ष ने FIR कराई, लेकिन ऐसी धमकियां मिली कि पखवाड़े भर बाद ही FIR वापस ले ली गई। अतीक पर भले ही उसका अंत होने तक 103 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अनगिनत पीड़ितों ने अपनी जान बचाने के लिए थानों तक का रुखना किया। ऐसा ही एक तरह से देखे तो ऐसा ही हालिया घटनाक्रम करीब
कुछ महीने पहले हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि खुलदाबाद क्षेत्र में भाइयों के विवाद से जुड़ी जमीन को एक बिल्डर ने अतीक की मदद से लिखा दिया। शहर के एक सम्रांत तो अतीक की शुरुआती दिनों के उस टपोरी टाइप हरकतों का भी जिक्र करते हैं, जबकि वे अपने बेटे को सिविल लाइंस की एक दुकान में जैकेट खरीदवा रहा था और उसी वक्त अतीक आता है और एक टोपी बिना पैसे दिए ही लेकर चला जाता है। ये तमाम वो बड़े किस्से हैं जिन किस्सों का अभी तक जिक्र हो रहा है। अब बात करते हैं उमेश पाल की। उमेश पाल की हत्या के पहले तक शासन सत्ता का जितना भी शिकंजा कसा गया, उससे सिर्फ और सिर्फ अतीक और उसके गुर्गों के आर्थिक साम्राज्य पर ही चोट पहुंची। ये चोट पहुंचाने का सिलसिला भी वर्ष 2020 के सितंबर माह से शुरू हुआ। सबसे पहले अतीक के साड़ू इमरान जई के 3 मंजिला अवैध मकान को उठाया गया था। बीते 3 वर्षों में अतीक और उसके गुर्गों के 120 से अधिक भवनों पर बुलडोजर किया गया था और करीब 5600 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्यवाही की गई। 15 अप्रैल 2023 का वो समय करीब 9:15 बजे 3 नौजवानों ने गोलियां बरसाकर माफिया अतीक अहमद और अशरफ के साथ ही उनके जुर्मों के 3.5 दशक पुराने साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन साल भर बाद भी गवाहों से गुजरना तो दूर, आरोप भी तय नहीं हो सके। पुलिस अभिरक्षा में बेखौफ हत्या के अंजाम देने वाले लवलेश तिवारी, सन्नी सिंह और अरुण मौर्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। लेकिन करीब 79 दिन चली विवेचना के बाद 13 जुलाई 2023 को एसआईटी ने जिला अदालत में तीनों हत्या आरोपियों के खिलाफ 56 पेज का आरोप पत्र 2000 पेज की केस डायरी के साथ दाखिल कर दिया। इसके बाद प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद हत्या आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी शुरू हो गई। विचारण के शुरुआती चरण में आरोप तय किए जाने की पहली तारीख 10 अगस्त नियत थी, लेकिन आरोपियों की गुजारिश पर अदालत ने वकील नियुक्त करने की मोहलत दे दी। फिर शुरू हुआ सिलसिला तारीखों पर तारीख का, जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है। हालांकि आपको बता दें कि अब जो तमाम तारीखें हैं, तमाम तारीखों के तहत भी अगर देखें तो तमाम बड़े चेहरे कहीं ना कहीं सामने आए। अरुण मौर्य की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह नियुक्त किए गए थे, लेकिन सन्नी सिंह वकालत नहीं कर पाए। बाद में अदालत के आदेश पर एमकेसी क्यूरो के तौर पर सरकार ने उनकी पैरवी के लिए रत्नेश शुक्ला को नियुक्त किया। वकील नियुक्त होने के बाद सुरक्षा का हवाला देते हुए तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ से चित्रकूट जिला जेल भेज दिया गया। आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू तो हो गई, लेकिन जिला जज की अदालत से मामले को शीघ्र निस्तारण के लिए त्वरित न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है और इस मामले में अब आने वाले समय में जो अतीक अहमद की हत्या हुई थी 15 अप्रैल 2023 का वो दिन था और अतीक अहमद और उसके साथ ही उसके छोटे भाई की हत्या होना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को हिला दिया। आपको बता दें कि बताया जाता है कि तीनों आरोपियों ने तुर्की में जिन्ना पिस्टल से माफिया भाइयों पर गोलियां बरसाई थी। मामले में विभिन्न कारणों से लगातार तारीखें टालने की वजहों से अब तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं। मामले की अगली तारीख जो है वो मामले की जो अगली तारीख है वो लगातार आती रहती है और साल 2023 की 28 मार्च की तारीख जो थी वो कहीं ना कहीं काली साबित हुई थी। आपको बता दें जिस हिसाब से पूरा हत्याकांड कहीं ना कहीं चल रहा है, उमेश पाल के 18 साल पहले हुए अपहरण मामले में गुजरात के साबरमती जिले से जिला अदालत इलाहाबाद उन्हें लाया गया था, लेकिन अब तक भी आप देखें अतीक अहमद की हत्या होना, साथ ही साथ अभी तक ये मामला चलना। आने वाले समय में अतीक अहमद का ये मामला उत्तर प्रदेश में कैसी दहशत फैलाता है, जो अभी तक भी आप देखें तो दहशत फैला रहा है। उमेश पाल के हत्याकांड से लेकर अतीक अहमद को मार गिराना, सीने तार गोली मार देना। फिलहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।